बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़। इससे पहले आप इस कहानी की 40 इक़्सा सुन चुके हैं और अब किस नंबर 41 मुलाहिज़ा फरमाएं। तुम्हें शायद मेरी बातों का यकीन नहीं आया, आओ मेरे साथ। मैंने बेला का हाथ पकड़कर पलंग से नीचे खींच लिया और उसे तकरीबन घसीटता हुआ कमरे से बाहर ले आया। मैं उसे लेकर पंडित बैरू वाले कमरे में दाखिल हुआ तो समित्रा भी हमारे पीछे वहां पहुंच गई। बैरू गहरी नींद सो रहा था। उसकी खराटे कमरे की फिजा में इर्ताज सा पैदा कर रहे थे। उसकी तोंद भी गुब्बारे की तरह फूल पुचक रही थी। बैरू को देखकर बेला के चेहरे पर खौफ के साए फैल गए थे। अब तो उसे यकीन करना ही पड़ा था कि मैंने जो कहा था गलत नहीं कहा था। मैंने समित्रा को इशारा किया, उसने उस कमरे में तय खाने का रास्ता खोल दिया। हम सीढ़ियां उतरते हुए तय खाने में आ गए। बेला को उस वसीउ अरीज कमरे में ले जाया गया जहां दौलत के अंबार लगे हुए थे। ये बैरू की दौलत है, मैंने बेला के चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। आज हर शख्स इसे हासिल करने के लिए बैरू की जान का दुश्मन बना हुआ है और बैरू बेबस है। वो उस वक्त तक इस दौलत को इस्तेमाल नहीं कर सकता जब तक अपने सबसे बड़े दुश्मन नागराज को खत्म ना कर दे। बाकी तो वो कुत्ते हैं जिनके आगे हड्डियां डाल दी जाएं तो वो खामोश हो जाएंगे। और इस दौलत के उसूल के लिए नागराज के अपने आदमियों में फूट पड़ रही है। पहले विशंबर मारा गया और अब दीवान ओदे सिंह ऐसा ही मंसूबा बना रहा है, मगर कोई भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकता। अलबत्ता अगर तुम चाहो तो इसमें से आधी दौलत तुम्हारी हो सकती है। क्या? बेला ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कहा। तुम्हें सिर्फ नागराज का पता बताना होगा। दुनिया का कोई भी लालच मुझे मेरे देश से गद्दारी पर नहीं उकसा सकता, बेला ने ठोस लहजे में जवाब दिया। तुम जानते हो नागराज जिस मिशन पर काम कर रहा है उससे हमारी कौमती सलामती वाबस्ता है और मैं उसका साथ दौलत के लालच में नहीं दे रही। मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपने देश के लिए कर रही हूँ। अगर ये बात ना होती तो नागराज जैसे राक्षस को मैं अपने करीब भी फटकने ना देती। उसके मिशन को हर हाल में पाया तकमील तक पहुंचाना है और उसके लिए मैं अपनी जान की भेंट भी दे सकती हूँ। दुनिया का कोई लालच मुझे गद्दारी पर आमादा नहीं कर सकता और नागराज के मिशन की कामयाबी मेरे मुल्क की तबाही है, इसलिए मैं ये मिशन कामयाब नहीं होने दूंगा। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए कहा। और जहां तक इस बात का सवाल है कि कोई लालच तुम्हें गद्दारी पर आमादा नहीं कर सकता, तो मैं तुम्हारे इस जज्बे की तारीफ जरूर करूंगा। हर शख्स को अपने वतन का वफादार होना चाहिए, लेकिन यहाँ मामला कुछ और है। तुम्हारी सरकार बिला किसी वजह के मेरे वतन के मासूम और बेगुनाह लोगों का कत्ले आम कर रही है और उनके खून से होली खेली जा रही है। नागराज का मिशन भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। तुम अपने देश से वफादारी निभा रही हो, मैं अपने देश से वफादारी निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस मिशन को मैं कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। उसके लिए मैंने अपनी जान भी दांव पर लगा रखी है। नागराज को इस मंसूबे की तकमील से पहले खत्म करना मेरी जिंदगी का अहम तरीन मिशन है। मुझे नागराज की तलाश है और उसका पता सिर्फ तुम बता सकती हो। मैं तुमसे उसका ठिकाना मालूम करूंगा और ये नहीं सोचूंगा कि तुम औरत हो। मैं हर वो हरबा इस्तेमाल करूंगा जिससे तुम्हारी जबान खुलवाई जा सके। कोशिश करके देखो, बेला ने जवाब दिया। उसके होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट आ गई थी, गोया मुझे चैलेंज कर रही थी। मैं उसे एक और कमरे में ले आया। पंडित बैरू भी किसी महाराजा से कम नहीं था। कई बरसों की मुद्दत में तामीर होने वाले इस बंगले में उसने तमाम इंतजामात कर रखे थे। उस कमरे के ऐन वस्त में लोहे के स्प्रिंगों वाला एक पलंग रखा हुआ था जिस पर आरामदेह मैट्रेस बिछा हुआ था। सामने वाली दीवार पर काफी और चुभने वाली तेज रोशनी उस पलंग पर लेटने वाले के चेहरे पर पड़ती थी। जरूरत के वक्त बिजली के तार मुंसलिक करके उस पलंग में करंट भी दौड़ाया जा सकता था, लेकिन मैं फिलहाल इतना आगे नहीं जाना चाहता था। बैरू ने मुझे उस कमरे की एक एक चीज के बारे में बड़े फक्र से बताया था। यह कमरा देखने में यूं लगता था जैसे एक्सरसाइज रूम हो और यहाँ रखी हुई चीजें जैसे कसरत में इस्तेमाल होती हूँ, लेकिन दर हकीकत इनका इस्तेमाल कुछ और था। मैंने समित्रा की मदद से बेला को पकड़कर उस पलंग पर लिटा दिया और उसके दोनों हाथ और दोनों पैर पलंग के साथ लगे हुए आईने कुलियों में जकड़ दिए और सामने वाली मोनोलाइट जला दी। उसकी रोशनी बराह रास्त बेला के चेहरे पर पड़ रही थी। बेला सर पटकने लगी। उसने आंखें बंद कर ली। तुम 1 मिनट से ज्यादा आंखें नहीं बंद रख सकोगी, मैंने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मैं जानती हूँ तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो, वो चीखी। तुम पर एक मर्द होकर औरत पर जुल्म कर रहे हो। तुम्हें तो मर्द कहते हुए भी शर्म आ रही है। या मैं तुम्हें अपनी मर्दानगी दिखाने नहीं जा रहा, मैंने कहा। और तुम औरत नहीं शैतान हो, और शैतान किसी भी रूप में हो सकता है। अगर तुम औरत होती तो अपनी आंखों के सामने बेगुनाह और मासूम औरतों की इज्जत लूटते देखकर कह के ना लगाती। तुम्हारी वजह से अब तक न जाने कितनी औरतों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं, कितने घर उजड़ चुके हैं। नहीं बेला, तुम इस काबिल नहीं हो कि तुम पर तरस खाया जाए या रहम किया जाए। तुम्हारी इस खूबसूरत जिस्म की बोटियां काटते हुए मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं होगा। मैं तुम्हारे जिस्म की एक एक बोटी काट कर
उस हीटर पर डालता जाऊंगा कि तुम अपनी आंखों से अपने आप को टुकड़ों में रोस्ट होते देखोगी, अपना गोश्त जलने की बू सूंघोगी। तुम्हें एहसास होगा कि जब किसी को जिंदा जलाया जाता है तो उसकी हालत क्या होती है। समित्रा, आखिर में मैं समित्रा की तरफ घूम गया। हीटर का प्लग लगा दो। दीवार के करीब मार्बल के टॉप वाले बेस पर एक इलेक्ट्रिक हीटर रखा हुआ था। समित्रा ने प्लग लगाकर स्विच ऑन कर दिया। हीटर का बल खाता हुआ एलिमेंट आहिस्ता आहिस्ता सुर्ख होता चला गया। बेला के चेहरे पर जर्दी फैलने लगी, आंखों में वहशत उभर आई। मैंने अलमारी से एक जिम्बोर निकाल लिया। मैं तुम्हारे पैरों के नाखूनों से शुरू करूंगा, मैंने उसके पैरों की तरफ आते हुए कहा। अब देखना यह है कि तुम कितनी सख्त जान और कब तक बर्दाश्त करती हो। वैसे मेरा तजुर्बा यह है कि जालिम इंसान जल्दी हथियार डाल देता है, लेकिन तुम जरा मुख्तलिफ किस्म की हो, शायद कुछ देर बर्दाश्त कर लो। मैं उसके सीधे पैर के अंगूठे का नाखून जिम्बोर में पकड़ने की कोशिश करने लगा। बेला जोर जोर से पैर को हरकत दे रही थी। मैंने एक हाथ से उसका पैर पकड़ दिया और नाखून को जंबूर की गिरफ्त में ले लिया। क्या इरादा है? मैंने उसके चेहरे को तकते हुए कहा। जबान खोलोगी या उखाड़ दूं नाखून? नहीं, बेला चीखी, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। बेला को शायद अब भी ये घुमंड था कि उसके साथ गुजरे हुए कुछ अच्छे वक्त का लिहाज करते हुए मैं उसके साथ कोई ज्यादती नहीं करूंगा, और ये सब कुछ उसे महज डराने के लिए कर रहा हूं। लेकिन मैं मजाक के मूड में नहीं था। मैंने जिम्बूर को हल्का सा झटका दिया। बेला चीख उठी। बताओगी या नहीं? मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए पूछा। नहीं। बेला सर पटकती हुई चीखी और फिर उसने सख्ती से दांत बेंच लिए। मेरे लिए अब उसका लिहाज करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं जिम्बूर को जोर जोर से झटके देने लगा। बेला की चीखें तय खाने में गूंज रही थी। वो जोर जोर से सर पटक रही थी। हाथ पैर इन्हीं क्लिपों में जकड़े हुए ना होते तो वो तड़पते हुए पलंग से नीचे गिर जाती। मैंने एक और जोरदार झटका दिया। अंगूठे का पूरा नाखून जड़ से उखड़ गया और खून का फुआरा बह निकला। बेला के मुंह से निकलने वाली चीखें बड़ी खौफनाक थी। वो जोर जोर से सर झटकती हुई हाथ पैरों को आजाद करने की कोशिश करती रही। समित्रा मुंह फेर कर खड़ी होगी। उसे ये मंदिर देखा नहीं जा रहा था। बेला आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून होती चली गई। उसके अंगूठे से बहने वाले खून से न सिर्फ बिस्तर की चादर का एक हिस्सा तर हो गया था, बल्कि खून फर्श पर भी टपक रहा था। मैं बेला के सराहने की तरफ आ गया। जंबूर मेरे हाथ में था जिसमें खून आलूद नाखून फंसा हुआ था। बेला का चेहरा यकदम जर्द हो गया था। मैंने जो कहा था उसकी इब्तिदा कर चुका हूं। मैंने उसे नाखून दिखाते हुए कहा, अभी तुम्हारा नाखून उखाड़ा है और थोड़ी देर बाद तुम्हारी खूबसूरत सडोल पिंडली से गोश्त का एक पार्चा ही अलग कर दूंगा। मेरी बात अधूरी रह गई। बेला ने मेरे मुंह पर थूक दिया। उसकी आंखों में बेपनाह नफरत थी और अब उसे एहसास हो गया था कि मैं उसके साथ किसी किस्म की मुरव्वत नहीं बरतूंगा। मुझे तुम्हारी इस हरकत पर गुस्सा नहीं आया, मैंने पुरसुकून लहजे में कहा। शिकस्त खुर्दा लोग ऐसी हरकतें किया करते हैं। तुम जो चाहो कर लो, अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकोगे, बेला ने कहा। उसके लहजे में बेपनाह नफरत थी। मैंने उसका नाखून हीटर पर डाल दिया। नाखून के साथ मांस भी था। कमरे में नाखून और गोश्त के जलने की तेज बू फैल गई। 1 मिनट बाद मैंने हीटर का स्विच ऑफ कर दिया। जिम्बूर वहीं मेज पर रख दिया और समित्रा को इशारा करता हुआ कमरे से बाहर आ गया। समित्रा का चेहरा भी इस वक्त सर्द था। हो सकता है पहले उसने कभी ऐसा खौफनाक मंजर ना देखा हो। तय खाने से बाहर आकर कमरे से गुजरते हुए मैंने बैरू के बेडरूम की तरफ देखा। वो अभी बेखबर सो रहा था। हम हाल कमरे में आ गए। बधू अभी सोफे पर आड़ी तिरछी पड़ी सो रही थी और रत्ना दूसरे सोफे पर बैठी हुई थी। सूरज तलू हो चुका था। धूप की किरणें खिड़कियों के रास्ते अंदर आ रही थी। समित्रा रत्ना के पास बैठी सरगोशियों में उसे तय खाने में होने वाले वाक़े के बारे में बता रही थी और वो दोनों कन्नखियों से कभी कभी मेरी तरफ भी देख रही थी। मैं तो अपने कमरे में जाकर सो रहा हूँ भाई, कोई मुझे जगाने की कोशिश ना करे, मैंने उठते हुए कहा। नाश्ता करके सोना, मैं किचन में जा रही हूँ। रत्ना एकदम उठकर खड़ी होगी और फिर 1 घंटे बाद मैं नाश्ता करके उठ गया। बेला को भी नाश्ता करा दो और उसके जख्म की ड्रेसिंग भी कर दो, मैंने समित्रा की तरफ देखते हुए कहा। उसे अभी तय खाने में ही रहने देना और इस बात का ख्याल रखना कि बैरूस के करीब ना फटकने पाए। बेला से अभी मैंने बहुत कुछ पूछना है। वो हमारे लिए उस वक्त तक अहम है जब तक नागराज का पता नहीं बता देती। मैं अपने कमरे में आ गया। बिस्तर पर लेटे हुए भी मैं बेलाई के बारे में सोच रहा था। वो वाकई बहुत सख्त जान साबित हुई थी। इस तरह किसी आदमी का नाखून उखाड़ा जाता तो सबसे पहले तो वो घंटे भर के लिए बेहोश हो जाता और फिर होश में आने के बाद फर फर बोलने लगता। मगर बेला न सिर्फ ये अजियत बर्दाश्त कर गई थी, बल्कि मेरे मुंह पर थूक कर ये साबित करने की कोशिश की गई थी कि वो बड़े मजबूत आसाब की मालिक है। यही सब कुछ सोचते हुए मैं सो गया और फिर मेरी आंख शाम के वक्त ही खुली। मैं उठकर हाल कमरे में आया तो पंडित बैरू भी वहां मौजूद था और इस वक्त बड़े खुशगवार मूड में नजर आ रहा था। वंडरफुल मैन, वो मुझे देखते ही चहका। बेला को बंदी खाने में लाकर तुमने नागराज के खिलाफ आदि युद्ध जीत लिया। आदि युद्ध तो मैंने उसी रोज जीत ली थी जब पहली मर्तबा अडीला मंदिर में नागराज के सामने से फरार हुआ था और उसके आदमी मेरा सुराग नहीं लगा सके थे। बीच की सारी लड़ाई तो महज
एक दूसरे की कुव्वत आजमाई के लिए लड़ी जा रही थी। मैंने कहा, और आजमाइश ही शर्त है, और आजमाइश में तुमने उसकी कमर तोड़ दी। बैरू ने हल्का सा कहका लगाया, फिर बोला, समित्रा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। जयपुर में राणा शमशेर सिंह को अपने पैलेस की बर्बादी की इतला मिल चुकी होगी। हो सकता है वो यहाँ पहुंच भी गया हो। तुम राणा शमशेर सिंह को नहीं जानते। वो किसी वजह से अगर अब तक नागराज का साथ देता आया है तो अब वो नागराज को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वो तो उसे पाताल से भी ढूंढ निकालेगा, और उससे पहले मैं नागराज तक पहुंचना चाहता हूँ। मैंने कहा, जरूर पहुंचोगे, मगर ये बेला, जब तक मैं ना कहूँ तुम उसे हाथ नहीं लगाओगे। मैंने उसकी बात काट दी। उसे देखकर मेरा खून खोल उठता है। मन चाहता है उसकी टांगे चीर कर फेंक दूं, मगर तुम कहते हो तो मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा, बल्कि उसके करीब भी नहीं जाऊंगा जब तक तुम इजाजत नहीं दोगे। 2-4 दिन और इंतजार कर लो, बहुत हिसाब करना है मैंने इससे, बैरू ने कहा। मैं गौर से बैरू की तरफ देख रहा था। उसके चेहरे के तासरात उसकी अंदरूनी कैफियत का इजहार कर रहे थे। उसने अगरचे कह दिया था कि वो 2-4 दिन इंतजार करेगा, मगर मुझे शुबा था कि वो ऐसा नहीं कर सकेगा। मुझे होशियार रहने की जरूरत थी। बेला इस वक्त मेरे लिए बहुत अहम थी। नागराज के तमाम अहम आदमी एक एक करके मेरे हाथों मारे जा चुके थे। अब सिर्फ बेला ही एक ऐसी हस्ती थी जो उसकी खुफिया पनाहगाह के बारे में जानती थी, और मैं उसे हाथ से नहीं खोना चाहता था। 3 दिन गुजर गए। इसी दौरान बेला को तय खाने से निकालकर ऊपर ले आया गया। मैंने उसके लिए अपने साथ वाले कमरे का इंतखाब किया था। यह कमरा साइज में मेरे बेडरूम से 2 गुना बड़ा था। इसमें वॉल टू वॉल कालीन बिछा हुआ था। फर्नीचर नाम की कोई चीज ना थी। कालीन की तरफ में गाव तकिए और खूबसूरत कुशन रखे हुए थे। समित्रा ने बताया कि बैरू जब मूड में होता तो इस कमरे में महफिल जमाया करता था, लेकिन ललिता की मौत के बाद उसने यहाँ बैठना छोड़ दिया था। मंदिर वाले बंगले में रहते हुए मैं अंदाजा लगा चुका था कि बैरू समित्रा के मुकाबले में ललिता को ज्यादा चाहता था। ललिता खत्म हो गई थी तो उसका दिल भी शायद बुझ गया था। सुना था समित्रा भी बहुत अच्छी रकासा थी, लेकिन अभी तक मुझे उसका डांस देखने का इत्तफाक नहीं हुआ था। बहरहाल इस बड़े कमरे में एक बेड लगाकर मैंने बेला को वहां मुंतकिल कर दिया, और बैठने के लिए बेड के करीब 1-2 कुर्सियां भी डलवा दी। अंगूठे का नाखून उखाड़ने के बाद मैंने बेला के साथ कोई और ज्यादती नहीं की। तब मैं बाज़ औक़ात 2-2, 3-3 घंटे उसके पास बैठा रहता। मैं उसे बातों से कायल करने की कोशिश करता रहा। नफ्सियाती हरबे इस्तेमाल कर रहा था, मगर वो टस से मस नहीं हुई। उसके बरक्स वो मुझे पट्टी पढ़ाने की कोशिश कर रही थी। अगर मैं उनके साथ शामिल हो जाऊं तो मेरे कदमों में दौलत के अंबार लग जाएंगे। हिंदुस्तान की हसीन तरीन लड़कियां मेरी सेवा करेंगी। मेरा ख्याल था बेला वक्त गुजारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरे पास वक्त नहीं था। अब मुझे हर सूरत में उसकी जबान खुलवानी थी। अब मैं तुम्हें सिर्फ 24 घंटे की मोहलत दे रहा हूँ, मैंने उस रोज बेला से बातों का सिलसिला खत्म करते हुए कहा। अगर इन 24 घंटों के अंदर अंदर तुमने अज खुद जबान खोल दी तो ठीक है, बसूरत दीकर मैं तुम्हें फिर तहखाने में ले जाऊंगा और तुम्हारी बोटियां काट काट कर फेंकता रहूंगा। मेरा हाथ उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक तुम जबान नहीं खोलोगी। मैं बेला को ये वार्निंग देकर कमरे से बाहर आ गया। इन 3-4 दिनों के दौरान मैंने शहर के हालात पर भी निगाह रखी थी। 2 मरतबा मैं खुद बाहर गया था और 1 मरतबा रत्ना और समित्रा घूम फिर कर आई थी, और इसी दौरान चंद दिलचस्प बातों का इंकिशाफ हुआ था। राणा शमशेर सिंह इतला मिलते ही जयपुर से वापिस आ गया। उसके आने से पहले पानी पैलेस के हर हिस्से में फैल चुका था और पैलेस की हर चीज तबाह हो गई थी। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। पहले तो मुझे भी इस बात पर हैरत हुई थी कि इतना पानी कहां से आ रहा था, लेकिन बाद में इंकशाफ हुआ कि पैलेस के पीछे तकरीबन 1 फरलांग के फासले पर बहने वाली नहर, जिसमें जेरे जमीन पाइप लाइन बिछाकर पानी पैलेस तक लाने का बंदोबस्त किया गया था, और यह सारा इंतजाम पैलेस की तामीर के वक्त ही किया गया था। इसी किस्म के तमाम खतरनाक शोबनों को इसी कंट्रोल रूम से हैंडल किया जाता था। उस रात बेला ने एक बटन दबाकर नहर की पाइपलाइन का वाल खोल दिया था, मगर उसे बंद नहीं किया गया था, जिसके नतीजे में पानी पैलेस के कमरों में भरता रहा और इसका इंकशाफ कई घंटों बाद हुआ था। और राणा शमशेर सिंह को इतला दे दी गई थी और उसके आने तक सब कुछ तबाह हो चुका था, और अब राणा शमशेर सिंह के आदमी बड़ी सरगर्मी से नागराज को तलाश कर रहे थे, जबकि मैं उनसे पहले नागराज तक पहुंच जाना चाहता था। दूसरा इंकिशाफ ये हुआ था कि उस रात जब मैं और मधु शक्ति के साथ राणा पैलेस की तरफ जा रहे थे, रास्ते में पुलिस को देखकर मैं और मधु कार से कूद गए और बाद में हमने गोली चलने की आवाज सुनी थी। शक्ति गोली लगने से जख्मी हो गया था और माउंट आबू के सरकारी हॉस्पिटल में पड़ा था। जब से मुझे शक्ति के बारे में पता चला था, मैं उसे हॉस्पिटल से निकालने के मंसूबे बना रहा था, और आखिरकार ये तय पाया कि आज शाम मैं और मधु डॉक्टर और नर्स के बेस में हॉस्पिटल जाएंगे और शक्ति को वहां से निकालने की कोशिश करेंगे। मैं इस सिलसिले में कुछ मालूमात भी हासिल करने लगा और डॉक्टरों और नर्सों के कपड़े और दूसरी मुतल्लिका चीजों का भी इंतजाम कर लिया। शाम 7 बजे नर्स और डॉक्टरों की ड्यूटी तब्दील होती थी। शाम 7 बजे आने वाला स्टाफ सुबह 7 बजे तक ड्यूटी पर रहता। मैंने शक्ति वाले वार्ड में ड्यूटी देने वाले डॉक्टर का पता चला लिया था और उसे 5000 रुपए देकर इस बात पर आमादा कर लिया था कि वो नर्स को साथ लेकर कम अज कम 2 घंटों के लिए हॉस्पिटल से गायब हो जाएगा। डॉक्टर को महीने भर की तनख्वाह 4000 रुपए मिलती थी।
2 घंटों के लिए 5,000 रुपए वाली बात तो उसने ख्वाब में भी नहीं सोची होगी। शक्ति को हॉस्पिटल के जिस वार्ड में रखा गया था उसके दोनों दरवाजों पर पुलिस का पहरा था। ऐसी सूरत में हॉस्पिटल में दाखिल होना और शक्ति को वहां से निकालने की कोशिश करना खतरे से खाली नहीं था। हमारी अपनी जानों का भी खतरा था, मगर मैं शक्ति के लिए ये रिस्क लेने को तैयार था। उसने मेरे लिए बहुत काम किया था और मैं उसे अभी और काम लेना चाहता था। मैं और मधु 8:30 बजे फ्लैट पर बंगले से निकले। मधु नर्स की सफेद यूनिफॉर्म में बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने पैंट शर्ट पर सफेद गाउन पहन रखा था। गाउन की जेब में स्टेथोस्कोप रखा हुआ था। कार मैंने हॉस्पिटल के पिछले दरवाजे के सामने खड़ी कर दी। हॉस्पिटल के दरवाजे में दाखिल होने से पहले मैंने जेब से सफेद शीशों वाली ऐनक निकालकर आंखों पर लगा ली और स्टेथोस्कोप को जेब से निकालकर गले में लटका लिया। मधु ने भी आंखों पर ऐनक लगा ली थी। रात 9 बजे नाइट ड्यूटी के डॉक्टर अपने अपने वार्ड में आखिरी राउंड लगाया करते थे। प्रोग्राम के मुताबिक डॉक्टर मदन को वार्ड की नर्स के साथ 8:30 बजे वहां से चले जाना था। पिस्तौल मेरी पतलून की जेब में भी था और मधु ने भी अपने लिबास में पिस्तौल छुपा रखा था। हॉस्पिटल में दाखिल होते ही हम दोनों के दिल बड़ी तेजी से धड़क रहे थे। मधु के चेहरे की रंगत किसी हद तक मुतगय्यर हो गई। मधु के हवाले से एक बात मैंने खास तौर से नोट की थी कि वो बाहौसला लड़की थी, खतरात से नहीं घबराती थी, आग में भी कूद पड़ती थी। वो अलग बात है कि जब किसी मुसीबत में फंस जाती तो उसकी जान निकल जाती। हम आपस में बातें करते हुए वार्ड में दाखिल हो गए। उस तरफ दोनों पुलिस वाले दरवाजे के सामने बेंच पर बैठे गप्पे हाँक रहे थे। उनमें से एक ने उलझी हुई नजरों से हमारी तरफ देखा मगर बोला कुछ नहीं। वार्ड में दाखिल होते ही मैंने इधर उधर देखा। शक्ति दूसरी तरफ चौथे बेड पर था। हमने दूसरी कतार के मरीजों को चेक करना शुरू कर दिया। मैं चार्ट उठाकर देखता, फिर चार्ट मधु के हवाले कर देता और मरीज से चंद सवालात करता और आगे बढ़ जाता। मैंने महसूस किया था कि शक्ति गहरी नजरों से हमारी तरफ देख रहा था और जब हम उसके बेड के करीब पहुंचे तो उसकी आंखों में चमक सी उभर आई। खुरू तुम खामोश, मैंने उसे टोक दिया। तुम्हारा जख्म कैसा है? ठीक नहीं है डॉक्टर, शक्ति ने कदरे ऊंची आवाज में जवाब दिया। गोली उसकी रान में लगी थी। मैंने उसकी पट्टी खोल दी। जख्म के इर्द गिर्द नीलाहट सी थी और उस वक्त एक पुलिस वाला भी करीब आकर खड़ा हो गया। नर्स, मैंने मधु की तरफ देखकर कहा, इसे फौरन ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दो। जख्म में जहर फैल रहा है और फौरी ऑपरेशन करना जरूरी है। यस डॉक्टर, मधु ने जवाब दिया। डॉक्टर जी, पुलिस वाला बोला, ये मरीज एक खतरनाक मुजरिम है। इसे अफसरों की इजाजत के बगैर वार्ड से बाहर नहीं ले जाया जा सकता और तुम्हारा ऑफिसर सुबह आएगा। मैंने उसे घूरा। उस वक्त तक जहर पूरी टांग में फैल जाएगा और इसकी टांग काटनी पड़ेगी। नहीं कांस्टेबल, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। इसका ऑपरेशन अभी होगा और फिर हम इसे ऑपरेशन थिएटर में ही ले जा रहे हैं और ये इस पोजीशन में भी नहीं है कि फरार होने की कोशिश कर सके। अगर तुम्हें कोई अंदेशा है तो तुम हमारे साथ चलो। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर खड़े रहना। कांस्टेबल कुछ हिचकिचाया। मधु ने बड़ी तेजी दिखाई और वार्ड के आखिर में पड़ी हुई व्हील चेयर ले आई। मैंने मधु की मदद से शक्ति को बेड से उठाकर व्हील चेयर पर बिठा दिया। मधु व्हील चेयर धकेलने लगी। कांस्टेबल ने वार्ड के दरवाजे पर खड़े हुए अपने साथी से कुछ कहा और खुद हमारे साथ चल पड़ा। मैंने अपना हाथ गाउन के नीचे पतलून की जेब में डाल रखा था। हम जैसी तीसरी रायदारी में मुड़े, हमारे साथ आने वाला कांस्टेबल ठिठक गया। डॉक्टर जी, ऑपरेशन थिएटर उधर है, आप इधर कहाँ? वो मेन ऑपरेशन थिएटर इस वक्त खाली नहीं। मैंने कांस्टेबल की बात काट दी। इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे हैं। पर ये तो बाहर जाने का रास्ता है डॉक्टर जी, कांस्टेबल बोला। मधु ने कनकियों से मेरी तरफ देखा। मैंने उसे इशारा किया। वो ना सिर्फ चलती रही बल्कि उसने अपने लिबास के अंदर से पिस्तौल निकालकर शक्ति के हाथ में दे दिया। कांस्टेबल हमसे अगरचे 2 कदम पीछे था मगर उसने मधु की हरकत देख ली। ए, वो चीखा, रुक जाओ तुम लोग, छोड़ दो कैदी को। कांस्टेबल ने एकदम राइफल तान ली लेकिन मैंने उससे ज्यादा फुर्ती का मुजाहरा करते हुए अपना हाथ गाउन के नीचे से निकालकर फायर कर दिया। गोली उस कांस्टेबल के कंधे पर लगी। वो चीखता हुआ नीचे गिरा। राइफल भी उसके हाथ से छूट कर दूर जा गिरी। भागो मधु, मैं चीखा। मधु मेरे कहने से पहले ही व्हील चेयर को तेजी से धकेलती हुई दरवाजे के करीब पहुंच चुकी थी। कुर्सी पर बैठी हुई शक्ति ने अपना तंदुरुस्त पैर आगे बढ़ाकर दरवाजे को जोरदार धक्का दिया। व्हील चेयर आसानी से दरवाजे से बाहर आ गई। कार वहां से तकरीबन 10 गज दूर थी। उससे आगे घास का प्लाट था जहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे। उनमें औरतें भी थी। ये उन बाद मरीजों के अजीजों वकारब थे जो शहर से बाहर दूर दराज के गाँव से आए हुए थे और शब बसरी के लिए लानी में डेरे जमा रखे थे। हॉस्पिटल की रायदारी में गोली चलने की आवाज सुनकर वो सब भी चौंक कर उस तरफ देखने लगे। दरवाजे से कार तक का रास्ता कच्चा था। मधु तेजी से व्हील चेयर को धकेल रही थी। मैं उससे पहले ही दौड़कर कार के करीब पहुंच गया। कार का दरवाजा मैंने लॉक नहीं किया था। एक झटके से दरवाजा खोला, सीट पर बैठकर इंजन स्टार्ट करने लगा। इसी दौरान मधु भी करीब पहुंच चुकी थी। जल्दी करो मधु, मैं चीखा। अगर दूसरे पुलिस वाले आ गए तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। मधु ने कार के पिछले दरवाजे के करीब व्हील चेयर रोक ली, दरवाजा खोला और खुद ऊपर से घूमकर दूसरे दरवाजे से अंदर आ गई और शक्ति को हाथ से पकड़कर अंदर खींचने लगी। शक्ति ने उठने के लिए तंदुरुस्त पैर से व्हील चेयर के पायदान पर दबाव डाला। वो चंद इंच ऊपर था कि व्हील चेयर उसके नीचे से निकल गई और 3-4 फुट पीछे हट गई।
शक्ति भी मुंह के बल कार के दरवाजे के करीब गिरा। उसके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई थी। इसी दौरान हॉस्पिटल की राहदारी में दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। वो यकीनन पुलिस वालों में से कोई था। राहदारी में चलने वाली गोली की आवाज सुनकर इसी तरफ आया था। मधु जल्दी करो, इसे अंदर खींचो, मैं चीखा। कार का इंजन मैं स्टार्ट कर चुका था। मधु शक्ति को हाथ से पकड़कर खींचती रही। शक्ति का आधा धड़ कार के अंदर था। वो तंदुरुस्त पैर को जोर देकर अपने आप को उठाने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान राहदारी का दरवाजा एक धमाके से खुला। एक पुलिस वाला बरामद हुआ। राइफल को उसने दोनों हाथों में थाम रखा था। एक लम्हे के अंदर अंदर उसने सूरत-ए-हाल का जायजा लिया और दूसरे लम्हे फिजा तड़तड़ाहट की आवाज से गूंज उठी। उसके साथ ही शक्ति और मधु की चीखों की आवाज भी फिजा में फैल गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मधु सीट पर ऊंधी पड़ी थी। उसके दोनों हाथ सर पर थे, जैसे सर को किसी मुमकिन चोट से बचाने की कोशिश कर रही हो। उस शक्ति कार से बाहर गिर चुका था। उसका बदन गोलियों से छीलनी हो गया था। मैंने 1 सेकंड के आधार में हिस्से में फैसला कर लिया और क्लच पैडल पर रखा हुआ पैर उठा लिया। कार एक जोरदार झटके से उछलकर आगे बढ़ी। लान में बैठे हुए लोगों में भगदड़ सी मच गई। लोग बद आवाज होकर इधर उधर दौड़ने लगे। एक आदमी कार से टकराकर दूर जा गिरा। यह भी गनीमत था कि वो कार के नीचे नहीं आया था। वो पुलिस वाला अब कार पर फायरिंग कर रहा था। एक आध गोली कार की डिग्गी या पिछले हिस्से पर जरूर लगी होगी। मजबूरी तौर पर कार को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था, क्योंकि मैंने कार को बड़ी तेजी से इमारत के दूसरी तरफ घुमा दिया था। उस तरफ भी लोगों में भगदड़ मची हुई थी। मैं कार को हॉस्पिटल के अकबी गेट की तरफ दौड़ाता चला गया। इसी दौरान वो पुलिस वाला भी दौड़ता हुआ इमारत के दूसरी तरफ आ गया, लेकिन उस तरफ लोगों की मौजूदगी की वजह से वो फायर नहीं कर सकता था। अलबत्ता वो चीखता हुआ कार के पीछे दौड़ रहा था, मगर मैं कार को गेट से निकाल ले गया। 15-20 मिनट तक कार को मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ाने के बाद मैं असल रास्ते पर आ गया और उसके तकरीबन 15 मिनट बाद कार बैरू वाले बंगले के गेट में दाखिल हो रही थी। पहले मुझे ये शुबा हुआ था कि कोई गोली मधु को भी ना चाट गई हो, लेकिन हॉस्पिटल से निकलते ही मैंने पीछे मुड़कर देखा था। वो सीट की पूंछ से टेक लगाकर बैठी हुई थी और आंखें बंद कर रखी थी। मैंने उसे मुखातिब करने की कोशिश नहीं की थी और वो भी खामोश ही बैठी रही थी। पोर्च में गाड़ी रोककर मैंने मुड़कर मधु की तरफ देखा। उसका चेहरा अब भी धुआं हो रहा था। आंखों में बेपनाह वहशत थी और सांस इस कदर तेज था कि सीने का जीरो बम दूरी से नजर आ रहा था। तुम ठीक हो ना मधु? मैंने पहली मर्तबा उसे मुखातिब किया। हाँ, वो जैसे चौंक गई। मैं ठीक हूँ। मैं कुछ कहना चाहता था, मगर बंगले के अंदर से चीखों की आवाज सुनकर मैं चौंक गया और कार का दरवाजा खोलकर जल्दी से नीचे उतर आया। ठीक उसी लम्हे दर्द से बरामदे वाला दरवाजा खुला और समित्रा नमूदार हुई। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। नाजी जल्दी आओ, वो उसे मार डालेगा। वो दरवाजे ही से चीखी। मैंने बरामदे की तरफ दौड़ लगा दी। मैं समझ गया था कि वो क्या कहना चाहती थी। क्या हुआ, कहाँ है वो? मैंने दरवाजे में दाखिल होते ही पूछा। अच्छा हुआ तुम आ गए, समित्रा ने कहा। वो 10 मिनट से बेला के कमरे में घुसा हुआ है और दरवाजा अंदर से लॉक कर रखा है। अंदर से बेला की चीखों की आवाज सुनकर हमने दरवाजा खुलवाने की कोशिश की, मगर बैरू दरवाजा नहीं खोल रहा। रत्ना, मैंने रत्ना की तरफ देखा। उसके चेहरे पर भी 12 बज रहे थे। तुम बाहर मधु को देखो। मैं तेज तेज कदम उठाता हुआ बेला वाले कमरे के सामने पहुंच गया और दरवाजे का हैंडल घुमाने की कोशिश करते हुए बैरू को आवाजें देने लगा। अंदर से मुसलसल उठा पटक और बेला की चीखों की आवाजें सुनाई दे रही थी। बैरू दरवाजा खोलो, बेरू। मैं दरवाजे को दड़दड़ाते हुए चीखा। भाग जाओ यहाँ से। अंदर से बेरू की गरजती हुई आवाज सुनाई दी। अब ये दरवाजा नहीं खुलेगा, चले जाओ यहाँ से वरना तुम्हें भी मार डालूंगा। मैंने कंधे से 2-3 टकरे मारी, मगर दरवाजा इस तरह खुलने वाला नहीं था। मैंने जेब से पिस्तौल निकाल लिया और उसकी नाल कफल पर रखकर ट्रैगर दबा दिया। ताला टूट गया। मैं दरवाजे को धक्का देता हुआ अंदर दाखिल हो गया। कमरे का मंजर बड़ा खौफनाक था। बेड की चादर और कालीन पर जा बजा खून के धब्बे नजर आ रहे थे। बेला कालीन पर इस तरह पड़ी थी कि उसने कूनियां नीचे टिका रखी थी और आहिस्ता आहिस्ता पीछे खिसक रही थी। उसके जिस्म पर लिबास नाम की कोई चीज नहीं थी। बाल बिखरे हुए और आंखों में बेपनाह खौफ था। उसकी दोनों टांगों पर घुटनों से ऊपर और नाव से नीचे मुतअद्दिद जख्म थे, जिनसे खून बह रहा था। सीने पर भी ऐसे 2-3 जख्म नजर आ रहे थे। साफ नजर आ रहा था कि उसे दांतों से बम्बोड़ा गया था। वो चीखती हुई आहिस्ता आहिस्ता पीछे दीवार की तरफ सिरक रही थी और बैरू उसे 3-4 कदम के फासले पर था और आहिस्ता आहिस्ता उसी की तरफ बढ़ रहा था। उसके दोनों हाथ और मुंह खून आलूद, होंठों से खून टपक रहा था। चेहरे पर बेपनाह जुनून था। वो इस वक्त इंसान नहीं, खूनख्वार भेड़िया या इफरीत लग रहा था। बैरू रुक जाओ, मैं चीखा। रुक जाओ। बैरू ने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। मैं कांप उठा। ऐसा खौफनाक चेहरा मैंने नहीं देखा था। चेहरे पर बेपनाह सफाकी और आंखों में शदीद नफरत थी। लगता था जैसे चिंगारियां फूट रही हों। वो मुड़कर बेला की तरफ देखने लगा। बेला चीखती हुई अपने आप को मुसलसल पीछे घसीट रही थी। बैरू रुक जाओ, मैं एक बार फिर चीखा। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, रुक जाओ। मगर बैरू नहीं रुका। मैंने आखिरी बार उसे रुकने को कहा और फिर पिस्तौल वाला हाथ ऊपर उठाकर ट्रैगर दबा दिया। गोली उसके पैरों में लगी। वो चीख उठा।
उसका एक हाथ पहलू पर उस जगह पहुंच गया जहां गोली लगी थी और फिर वो अरना भैंसे की तरह टकराता हुआ मेरी तरफ बढ़ा। उसका चेहरा कुछ और खौफनाक हो गया। इस वक्त वो वाकई कोई इफरीत ही लग रहा था। मैंने उसे रुक जाने को कहा मगर वो दोनों हाथ फैलाकर मेरी तरफ बढ़ता रहा। मैं पे दर पे पिस्तौल का ट्रैगर दबाता चला गया। पिस्तौल में मौजूद बाकी 4 गोलियां भी बेरू के सीने में पेवस्त हो गई, लेकिन लगता था जैसे उस देवजात पर पिस्तौल की गोलियों का कोई असर ना हो। फिर 2 कदम आगे बढ़ाया और फिर लड़खड़ा गया। चलने में संभलने की कोशिश करता रहा, फिर कटे हुए दरख्त की तरह लहराकर नीचे गिर पड़ा और उसके जिस्म से बहने वाला खून कालीन में जज़ब होने लगा।